अब तमाम खबरों पर तफसील से डालते हैं नजर। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आज कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि जिन कोयला ब्लॉक की नीलामी होनी है उनमें से कुछ झारखंड में है और केंद्र सरकार के कोयला खदानों की नीलामी के इस फैसले से कोरोना काल में राज्य को कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि इससे राज्य को नुकसान होगा, क्योंकि बाजार मूल्य नहीं मिलेगा। और अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। झारखंड सरकार ने याचिका दाखिल की थी। सुशील पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस दिया है, जवाब देना होगा केंद्र सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार का सीधा सीधा कहना है कि उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है इस नीलामी से। जी बिल्कुल, साफ तौर से देखिए, केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार का जो फैसला था, उस फैसले पर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट अप्रोच की थी। पहले उन्होंने एक रिट पिटीशन दाखिल की थी, उसके बाद उन्होंने एक सूट फाइल किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है उसमें से 9 कोयला खादान जो हैं वो झारखंड में हैं, और जिस तरह फैसला लिया गया है उस फैसले से राज्य सरकार को खासा नुकसान होगा। राज्य सरकार को जो बाजार का वर्तमान मूल्य है उस मूल्य के विभाग से आधार पर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो वहां की आबादी जनजातीय है उनको वो फायदा नहीं मिल पाएगा। लिहाजा केंद्र सरकार का जो फैसला है उस पर रोक लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में नोटिस जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वो झारखंड सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 4 हफ्ते का समय दिया है केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए। वैसे में देखना यह भी होगा कि 4 हफ्ते के बाद जब दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो इस पूरे मामले में केंद्र सरकार अपना क्या कुछ पक्ष रखती है। लेकिन जिस तरह झारखंड सरकार बार बार ये कह रही है कि कोरोना काल में केंद्र सरकार का लिया गया ये फैसला कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर एक बड़ा संकट ला सकती है, वहां के लोगों के लिए एक बड़ा संकट ला सकती है। लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है और उसे ही केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगानी है। बिल्कुल, अब तो ये कहीं ना कहीं बात यही होगी सुशील की केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और जब जवाब दाखिल किया जाएगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए जाते हैं और उसके बाद क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है या फिर कॉमर्शियल माइनिंग पर क्या रोक लगने की भी संभावना है, जैसा कि राज्य सरकार की मांग है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक पुरानी कोठी की खरीद मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी के खिलाफ देवघर नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सांसद और उनकी पत्नी पर पुरानी कोठी की खरीद में सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि जालसाजी का आरोप दरअसल लगा है सांसद के खिलाफ और उनकी पत्नी के खिलाफ। इस मामले में अब जो आरोप लगाए गए हैं, शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा जिन्होंने आरोप लगाया है और पूरे मामले की जांच की मांग उन्होंने की है। नगर थाना में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला इसी कोठी की खरीद को लेकर हुई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी के खिलाफ देवघर की इसी कोठी की खरीद में सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। देवघर नगर थाना में शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा ने यह मामला दर्ज कराया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी अनामिका गौतम के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर गलत तरीके से इस कोठी की खरीद की है। खरीद में नगद रूप में मोटी रकम के लेन देन को आधार बनाया गया है और इसकी जाँच की मांग की गई थी। देवघर नगर थाना में यह मामला दर्ज हुआ है और विष्णुकांत जो शिकायत करता है इसकी शिकायत सीएम से भी की है। अब देखना होगा कि पुलिसिया अनुसंधान में इस मामले का क्या होता है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। तो शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची हुई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस सांसद के खिलाफ तमाम कार्रवाई राज्य सरकार के इशारे पर हो रही है। उन्होंने पूरे मामले को बेबुनियाद बताया है। राज्य सरकार राजनीतिक विद्वेषता का निकृष्ट प्रमाण दे रहा है। लगातार निशिकांत जी राज्य सरकार के कारगुजारियों को जनता के बीच ले जा रहे थे।
उनसे परेशान होकर के राज्य सरकार के इशारे पर इस प्रकार के एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। ये सीधा और सीधा ये दीवानी मामला है। ये सीधा सीधा इससे कहीं थाना, सीआरपीसी, आईपीसी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राज्य की सरकार है, सत्ता उनके पास है, उसका जितना दुरुपयोग करना कर ले, एक दिन समय आएगा, पाप का घड़ा भरेगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का साफ साफ कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इधर चाईबासा के बरकिला में कोल्हान वन प्रमंडल के 12 भवनों को नक्सलियों ने विस्फोट कर उड़ा दिया था। इस घटना के 48 घंटे बाद आज पुलिस इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। इस दौरान भवनों की तलाशी में कई सिलेंडर बरामद किए गए, जिनका उपयोग केन बम लगाने में किया गया था। पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। इसके साथ ही कोल्हान और सारंडा के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और जगुआर की कई टुकड़ियां सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। कोल्हान सारंडा की पहाड़ियों में माओवादी के कई बड़े नेता के होने की सूचना भी है। उनकी घेरेबंदी के लिए अभियान की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि यहीं से नक्सलियों ने पिछले 2 दिनों से बरकिला में लगातार बम विस्फोट कर वन भवन और मुख्य सड़क को उड़ाया है, जिसके बाद सुरक्षा बल भी सतर्क है और पूरे इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में लगातार 2 दिन से हो रही नक्सली वारदात के बाद पूर्वी सिंहभूम प्रशासन भी सतर्क है। पूरे जिले में अलर्ट घोषित कर नक्सली प्रभावित गांव में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा जिले के सीमावर्ती इलाके में नक्सली मूवमेंट पर विशेष नजर रखी जा रही है। नक्सली फिर कोई वारदात को अंजाम ना दे सके, इसके लिए खुफिया विभाग विशेष निगरानी रख रहा है। चाईबासा में जो घटना हुई है उसी को लेके हम लोग काफ़ी सतर्क है, क्योंकि नक्सली यहाँ से वहाँ से यहाँ हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। और इस घटना के उपरांत जो भी हम लोगों को पोस्ट है, सेंसिटिव पोस्ट है, उसको अलर्ट किया गया है। उसके अलावा हम लोगों को रेगुलर ऑपरेशन भी चलती है एरिया डोमिनेशन का। इसके अलावा जो भी इनपुट हम लोग को स्पेसिफिक मिलता है उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और 2 दिन बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। झारखंड में एक दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस मिलने का रिकॉर्ड सोमवार को टूट गया। सोमवार को राज्य में 204 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि इससे पहले 7 जुलाई को एक ही दिन में 179 पॉजिटिव केस सामने आए थे। इसी के साथ झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,978 तक पहुंच गई है। बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने का असर यह हुआ है कि राज्य में कोरोना का ग्रोथ रेट राष्ट्रीय दर से भी ज्यादा हो गया है। हालांकि राज्य में 2351 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है और एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 1594 है, जबकि इलाज के दौरान 33 संक्रमितों की मौत हुई है। और झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब अन्य राज्यों से झारखंड आने वाले सभी लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किया है। सरकार के निर्देशों की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। करने पर आपको 14 दिनों के क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने ये सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो भी लोग झारखंड की सीमा में प्रवेश करेंगे तो उन्हें या तो 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा या उन्हें सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिला उपायुक्तों को ये निर्देश जारी किए हैं। कहीं न कहीं सरकार की नज़र में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उससे सरकार चिंतित है और इसको लेकर के सख्ती से कानून का पालन कराने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। गोड्डा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। विस्फोटक महगामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर से देर रात जब्त किया गया। विस्फोटकों में 2061 पीस जिलेटिन, 250 पीस डेटोनेटर शामिल है। पुलिस ने विस्फोटकों को एक ट्रक से जब्त किया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गोड्डा से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। हम आपको बता दें 2061 पीस जिलेटिन और 250 डेटोनेटर इस दौरान पुलिस ने जब्त किया है। एक ट्रक से ये तमाम तबाही के सामान बरामद किए गए हैं। गोड्डा के मोहनपुर से ये बरामदगी हुई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गोड्डा से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने की खबर है। हम आपको बता दें जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। 2061 पीस जहां जिलेटिन बरामद किए गए, 250 पीस यहां पर बरामद किए गए हैं विस्फोटक। इसके साथ ही
खबर यह है कि मोहनपुर से विस्फोटक बरामद किए गए हैं एक ट्रक से। देवघर के पालाजोरी बीडीओ की जमशेदपुर में संदिग्ध मौत पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने इसे हत्या करार दिया और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सांसद के मुताबिक मृतक बीडीओ पीएम आवास योजना में घोटाले की जांच कर रहे थे, ऐसे में उनकी मौत संदेह पैदा कर रही है। और उसमें कौन लोग सम्मिलित हैं, किनकी सहभागिता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी जांच बहुत सूक्ष्म तरीके से कर रहे थे। और जांच क्रम में हत्या होना सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, क्योंकि अब देखो आप पूरे झारखंड के अंदर कैसा शासन चल रहा है। मैं ये कहूंगा कि उस अधिकारी की जो हत्या हुई उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मामला है और प्रधानमंत्री आवास से संबंधित है। और राज्य सरकार अब जलावन की लकड़ी पर जारी टैक्स में छूट देने जा रही है, जिससे ग्रामीण अपने ग्राम सीमा के अंदर जलावन की लकड़ी का सदुपयोग कर सकें। सरकार के इस फैसले से फॉरेस्ट क्षेत्र में रहने वाले लोग यदि जलावन की लकड़ी का उपयोग घरेलू कार्यों के अलावा स्थानीय हाट में उसे बेचकर छोटा मोटा धनोपार्जन करते हैं तो इसकी छूट उन्हें होगी और इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि व्यावसायिक कार्य करने पर लाइसेंस लेना होगा। को कोई नुकसान ना पहले था ना अब होगा। ये मन की जो भ्रांति थी उसको खत्म करने का प्रयास है। इसमें तो पहले भी ग्रामीण को कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि उसको तो लिखा हुआ था नियम 4 में कि उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, तो वो बड़ा क्लियर था। लेकिन अगर किसी के मन में ये डाउट था कि कोई हमको तंग तबाह कर सकता है 25 रुपया लेने के लिए, तो खाली उसके उद्देश्य से है हमको लगता है। अदरवाइज तो नियम में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। अपने निजी उपयोग हेतु जलावन या स्मॉल टिम्बर जैसे कि हल या 1-2 पोल घर छाने के लिए वो अनुमान्य है, वो लोगों को लेना है, लेकिन उसको अपने ही यूज के लिए, बेचने के लिए, अपने यूज के लिए उनको करना है। उसके लिए इसमें कोई टीपी नहीं लगेगा। अपने गांव की सीमा में वनों से प्राप्त करेंगे, कुछ करेंगे, उनको कोई पैसा नहीं देना है, कोई टीपी नहीं। इधर झारखंड में राशन वितरण के बाद अब शिक्षक बालू तस्करों पर लगाम लगाएंगे। दरअसल खूंटी में एसडीएम ने चेक पोस्ट पर पुलिस बलों के साथ एक शिक्षक को स्टेटिक मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात करने का आदेश दिया है। एसडीएम ने यह आदेश जिले में विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी के अंतर जिला आवागमन पर प्रतिबंध लगाने और बालू तस्करी पर रोक लगाने के लिए किया है। एसडीएम के इस आदेश से शिक्षक खासे नाराज बताए जा रहे हैं। यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर हम लोगों को अवैध बालू का जो चोरी होता है, इसमें बालू का अवैध ढंग से जो जाता है उसको रोकने के लिए लगाया गया है। कितने खुश हैं आप लोग इस काम से? खुश तो देखिए सरकार का आदेश है, इसलिए खुश और दुख का बात नहीं है, लेकिन रात के लिए हम लोग को समस्या हो जाता है क्योंकि हम लोग का अभ्यास नहीं। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे झारखंड विद्युत ऊर्जा वितरण निगम को जल्द ही राहत मिलने वाली है। बिजली मिस्त्री से लेकर सहायक अभियंता तक के खाली पड़े पदों को जल्द ही भरा जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर करीब 2000 लाइनमैन और 1000 कनीय अभियंता सहायक अभियंता के पद पर भरे जाएंगे। JUVNL के प्रबंध निदेशक की माने तो इन पदों को भरे जाने से जहां उपभोक्ताओं को फायदा होगा, वहीं विभाग को भी काम संचालन में सुविधा होगी। समय से इनकी बहाली नहीं हुई है और अभी लगभग 2000 पद रिक्त हैं। तो अगर हमें सरकारी काम करने वाला, जवाबदेही वाला अगर कामगार मिल जाता है तो हम माननीय उपभोक्ता का जो बिजली खराबी पोल से होता है, तार से होता है, तो हम जवाबदेही वाला व्यक्ति जो है उसके लिए तैनाती कर सकते हैं। तो विभागीय रूप से इस बात पर सहमति हुई है कि इसको जो है आगे बढ़ाया जाए और निकट भविष्य में इसके लिए विज्ञापन आदि प्रकाशित करा करके बहाली की जाए। जिंदगी की रफ्तार को एक तरफ कोरोना ने जहां रोक रखा है, वहीं कुछ कदम ऐसे भी हैं जिसकी रवानगी पर सिस्टम का ग्रहण लगा हुआ है। देखिए रांची से खतरनाक पुल के सफर की कहानी।
पुल बना दीजिए प्लीज। इस मासूम आवाज के पीछे अगर सिस्टम को पड़ने वाला ताना और तमाचा दोनों सुनाई ना दे तो समझ लीजिए हम जिंदा नहीं हैं। दरअसल खतरनाक सफर की एक कहानी एक जर्जर बांस के पुल से होकर गुजरती है, जो ना जाने कितने सालों से सिस्टम को चुनौती दे रही है। राजधानी रांची के नेपाल हाउस सचिवालय से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नदी दीपा टोली बस्ती नगर निगम क्षेत्र में होने के बावजूद मुख्य संपर्क से आज तक कटा हुआ है। करीब 70 से ज्यादा आदिवासी परिवार पुल के उस तरफ इसी भरोसे में जी रहे हैं कि आखिर एक दिन उनकी उम्मीदों का पुल बनकर तैयार होगा। हम लोग को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, बच्चों लोग को स्कूल जाने के लिए भी दिक्कत होता है और भारी सामान लाने और पहुंचाने के लिए भी दिक्कत होता है। हर कुछ पड़ता है, तबीयत खराब होता है उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए दिक्कत होता है। अभी तक पुल तो नहीं बना है, जैसे कि अब तो हमारा उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी अभी तक मैंने सरकार बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं पुल बना पा रहा है। डोरांडा के वार्ड नंबर 50 में पड़ने वाला नदी दीपा टोली हटिया विधानसभा क्षेत्र में आता है, लिहाजा बस्ती के लोगों में सरकार के साथ साथ स्थानीय विधायक को लेकर भी खासी नाराजगी और गुस्सा है। बारिश के दिनों में पहाड़ी नदी में धार बढ़ जाने से बस्ती के लोगों की मुश्किलें भी काफी बढ़ जाती है। हम लोग कॉलेज स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, बाजार हाट भी जाने के लिए दिक्कत होता है। यहाँ का विधायक भी कुछ नहीं कर रहे हैं आज तक। कल आते हैं देख के चल जाते हैं, पुल भी नहीं बन रहा है यहाँ पर। यहाँ बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, छोटा छोटा बच्चा लोग है, स्कूल जाने के लिए दिक्कत होता है, ट्यूशन जाने के लिए दिक्कत होता है, बहुत कुछ के लिए दिक्कत है यहाँ पर। बहुत बार कोशिश किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। आते हैं खाली बोल के चल जाते हैं और लेकिन कुछ नहीं करते। हम लोग सब गांव लौट के आ जाते हैं लेकिन भी कुछ नहीं कर दे रहा है, चुप रह जाता है, खाली हाँ हाँ बोल के निकल जा रहा है। खतरे के इस पुल को आप सिस्टम का कोरोना भी कह सकते हैं। बस्ती वालों की शिकायत है कि विधायक विधानसभा तो पहुंच गए लेकिन ग्रामीणों का सफ़र इस पार से लेकर इस पार तक आज भी रुका पड़ा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकुड़ के पेरल पीपुर गांव का सड़क बदहाल है। हालत यह है कि बरसात में कच्ची सड़क पर चलना लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। झारखंड अलग हुए 20 साल होने को हैं, लेकिन इस गांव के लोगों को एक सड़क तक नसीब नहीं हुई। 500 से अधिक आबादी वाले इस गांव के लोगों को मरीज को खटिया पर टांग कर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण प्रशासन से लगातार इस सड़क को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। पिरलीपुर गांव में और यहाँ का जो रोड है, पिरलीपुर गांव जाने का रोड है, वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है, काफ़ी गड्ढा है। हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि इतना गड्ढा है कि यहाँ पर लोग ना ठीक से आ जा सकते हैं और ना ही अपने सामानों को घर तक ला सकते हैं। यहाँ तक कि विद्यालय का चावल आता है तो उसे भी बाहर ही रख दिया जाता है। यह पाकुड़ राजग्राम मेन रोड है और मेन रोड के बाद यह 2 किलोमीटर पथ है जिस पे लोगों को चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्या कुछ परेशानी होती है? यहाँ पर एक युवा है, हम उनसे जानते हैं क्या परेशानी होती है इस रोड में आने जाने में। होता है जो हम लोग को आने जाने में जो गाड़ी उड़ी लेते हैं, कोई गिट्टी उट्टी, उससे दिक्कत होता है। मरीज लोग कैसे आते जाते हैं? मरीज लोग कैसे जाते हैं, देखते हैं रास्ता कैसे है, कैसे ले जाते हैं? कैसे ले जाते हैं, इधर से गिरा देते हैं, इधर से ले जाते हैं, यानी काफी परेशानी होती है। चलिए, तो ये बताएं कि जो मरीज है उनको भी टांग करके यहाँ से ले जाना पड़ता है। ग्रामीण डिमांड कर रहे हैं कि पिरलीपुर गांव आने वाली 2 किलोमीटर सड़क को जल्द बनाया जाए ताकि लोगों को यहाँ बुनियादी सुविधा का जो सड़क है वह उनको मिल सके। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। तो कहीं पर पुल नहीं है, कहीं पर सड़क नहीं है, लोगों को मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। देखना होगा उनकी समस्या कब दूर होती है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।